राज्यपाल ने नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। लोक भवन ने फिर लौटाई सूचना आयुक्त नियुक्ति की फाइल। रांची में आगामी एसआईआर के मद्देनजर झामुमो का प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री ने कहा, एक भी वोटर छूटे नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मनरेगा में कथित लूट पर राज्य सरकार को घेरा। डीजीपी ने की एक के बाद एक बैठक। अफीम की खेती पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने का निर्देश। प्रतियोगी परीक्षाओं के पारदर्शी और कदाचार मुक्त बनाने पर बल। और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। फूलों से सजा दरबार। गंगा सप्तमी पर पवित्र नदियों में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पहले चरण में 152 सीटों और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान चल रहा है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर वोटरों में भी भारी उत्साह दिख रहा है। आज की वोटिंग के साथ कई दिग्गजों और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मतों की गणना 4 मई को होगी। बूथ्स पर देखी जा रही है। उसके साथ ही आज 2 राज्यों में कुल 386 सीटों पर वोटिंग है। आप तमिलनाडु की तस्वीर देख रहे हैं, 234 सीटों पर वोटिंग है। और पहला चरण है जो पश्चिम बंगाल की 152 सीटें हैं, उसके लिए आप मतदान केंद्रों पर भारी कतार देख रहे हैं, जहां पर जो मतदाता हैं वो अपने संवैधानिक अधिकार का निर्वहन करने के लिए पहुंच चुके हैं। और ऐसे में मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। और अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, सेंथिल बालाजी, पनीर सेल्वम जैसे बड़े चेहरे जो हैं उनकी सियासी किस्मत दांव पे लगी है। वहीं बंगाल में आज हो रहे चुनाव में टीएमसी के जो उदयन गुहा हैं, गौतम देव हैं, उनके समेत बीजेपी के निश्चित प्रमाणिक, शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी चुनावी मैदान में खड़े हैं। आइए अब आपको बता दें कि बंगाल के जिन जिलों में आज वोटिंग हो रही है, 16 जिलों में आज वोटिंग हो रही है। आइए उन जिलों का नाम आपको बता देते हैं। उनमें मुख्य तौर पर दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, बाकुंडा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर शामिल है। यहाँ कुल 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और वहीं अगर निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो उसने पारदर्शी, शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक, बहुस्तरीय और विस्तृत व्यवस्था की है। पोलिंग बूथ के आसपास केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियां तैनात हैं और वहीं त्वरित कार्रवाई दल मतदान केंद्रों के आसपास तैनात किए गए हैं। जो तमाम ऑब्जर्वर्स हैं उनकी तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है। तो 2 राज्यों में आज लोकतंत्र का महापर्व यानी कि विधानसभा चुनाव 2026, जहां तमिलनाडु की 234 सीटें और पश्चिम बंगाल के पहले चरण में जहां मतदान होना है, 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी के बढ़ते मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। राज्यपाल के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने डीजीपी को पत्र लिखकर ऐसे मामलों में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। लोक भवन ने सभी जिलों को लंबित मामलों की तुरंत समीक्षा करने और जांच जल्द पूरी करने के आदेश दिए हैं। राज्यपाल ने बेटियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताई है और इसे सुनिश्चित करने पर बल दिया है। इधर लोक भवन ने दूसरी बार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी फाइल राज्य सरकार को लौटा दी है। लोक भवन ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया नियम के अनुरूप अपनाई जाए। लोक भवन ने यह भी कहा कि राज्य सूचना आयोग का गठन बिना मुख्य सूचना आयुक्त के संभव नहीं है, जबकि इस पद के लिए कोई नाम नहीं भेजा गया है। आगामी एसआईआर के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने सरगर्मी बढ़ा दी है। रांची में झामुमो द्वारा एसआईआर को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सह पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। श्री सोरेन ने कहा
कि यह सिर्फ प्रक्रिया नहीं, आपकी लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा है। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं और त्रुटियों को ठीक कराएं ताकि कोई भी पात्र मतदाता न छूटे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने भ्रष्टाचार पर एक बार फिर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने मनरेगा में कथित फर्जीवाड़े और लूट का आरोप लगाया है। श्री साहू ने कोडरमा जिले के एक मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि यह योजना भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की भेंट चढ़ गई है। चतरा में भी योजना में कई गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। सरकार की ढोलमोल नीति के कारण राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। राज्य में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। रांची में डीजीपी तदासा मिश्र ने समीक्षा बैठक कर प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अफीम की खेती नष्ट करने के निर्देश दिए। अब पुलिस सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए अवैध खेती की पहचान करेगी। एक अन्य वर्चुअल बैठक में डीजीपी ने राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और कदाचार मुक्त बनाने पर बल दिया। उन्होंने सतर्कता और निगरानी पर बल देते हुए कहा कि किसी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजीपी ने जिला स्तर पर समन्वय समितियों का गठन और प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के अटल पेंशन योजना ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 21 अप्रैल 2026 तक इस योजना में कुल नामांकन 9 करोड़ के पार पहुंच गया है। सरकार की अटल पेंशन योजना ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 21 अप्रैल 2026 तक इस योजना में कुल नामांकन 9 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में ही 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा नए लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा वार्षिक नामांकन है। यह रोजाना खास तौर पर गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। 2015 में शुरू हुई इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 तक की गारंटीड पेंशन मिलती है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं अटल पेंशन योजना का उद्देश्य किस तरीके से ये लोगों तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचा रहा है, जिसमें खासकर गरीब वंचितों को टारगेट ग्रुप रखा गया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बाद 1 से 5000 हर महीने पेंशन देने का प्रावधान इस अटल पेंशन योजना में है। 9 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं इस समय नामांकन, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2025-26 में 1.35 करोड़ नए नामांकन आए हैं और आपको बता दें कि इसमें गारंटीड पेंशन मिलती है। साथ ही सदस्य की मृत्यु होने के बाद जीवन साथी को भी पेंशन का लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ 18 साल से बता दें कि 40 साल के बीच के लोग नामांकन करा सकते हैं। सरकार और संबंधित संस्थाओं के प्रयासों से योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिल रही है। ग्रामीण विकास की दिशा में नाबार्ड बड़े स्तर पर काम कर रहा है। गांव में एससीजी ग्रुप कृषि कार्य और आधारभूत संरचना के निर्माण में नाबार्ड की विशेष भूमिका है। इन तमाम विषयों पर हमारे समाचार प्रमुख ने नाबार्ड की सीजीएम दीपमाला घोष से खास बातचीत की। 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ये हम लोग बहुत दिनों से पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और उस ग्रामीण भारत को बदलने का जिम्मा एक तरीके से नाबार्ड के ऊपर है। नाबार्ड लगातार जो ग्रामीण भारत है उसमें जो बुनियादी सुविधाओं का विस्तार है, वहाँ के किसान हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, इन तमाम लोगों का उन्नयन किस तरीके से हो, इसको लेकर नाबार्ड की ओर से कई पहल किए जाते हैं और लगातार उनका विकास और उन जगहों पर गेम चेंजर की भूमिका में नाबार्ड है। हमारे साथ झारखंड नाबार्ड की सीजीएम दीपमाला घोष जी हैं। मैम, पिछले वित्तीय वर्ष में आपने किस तरीके से झारखंड को लेकर पहल किए हैं और क्या कुछ बड़ी उपलब्धि रही है? नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे आमंत्रण देने के लिए दूरदर्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मेरे 6 महीने ही हुए हैं इस कार्यभार संभाले हुए, इसके पहले दूसरे सीजीएम थे, तो पूरा कृतित्व तो मैं नहीं ले सकती हूँ क्योंकि उनका भी उसमें काफ़ी योगदान रहा है और ये पूरे क्षेत्रीय कार्यालय का योगदान है। लेकिन मुझे काफ़ी खुशी है कि वर्ष 2025-26 नाबार्ड के लिए झारखंड में काफ़ी सक्सेसफुल रहा।
जो हमारा जो एक सबसे बड़ा ये रहता है, सबसे पहले अगर आप ग्रामीण विकास करना चाहते हैं तो आपको आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जब तक सड़कें नहीं बनेंगी, जब तक नहर नहीं खुदेंगे, जब तक ब्रिज नहीं बनेगा, आप कुछ आगे नहीं कर सकते हैं। आपको पॉलिटेक्निक्स खोलना है, आपको स्कूल्स खोलना है। तो उस हिसाब से राज्य सरकार का हमें काफ़ी सहयोग मिलता रहता है और काफ़ी डिमांड भी रहती है। तो RIDF के अंतर्गत इस साल हमने करीब 1527 करोड़ की योजना फिर से हमने स्वीकृत की है, झारखंड को स्वीकृत की है। और जो पिछली योजनाएं चली आ रही हैं और इन योजनाओं के अगेंस्ट में भी करीब 2007 करोड़ का हमने राज्य सरकार को इस साल झारखंड के लिए दिया है, जिसमें ब्रिज हैं, जिसमें रूरल रोड्स हैं, और स्वीकृति में 275 रूरल रोड्स थे, 5 पॉलिटेक्निक हैं। तो हमें काफ़ी मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा काम झारखंड में हो रहा है। एक चीज़ और, लगातार जैसे सरकार को आपने जो मदद किया, एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि कहीं भी अगर विकास होना है तो सबसे पहले बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, वहाँ पर लोगों की पहुँच होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए और कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक अच्छी पहल ये भी हुआ है कि चूँकि पैक्स का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है कि किसानों के जो उपज है वो सही तरीके से उनको उसका लाभ मिलता है या नहीं, तो उसके कंप्यूटरीकरण पर भी आप लोगों ने फोकस किया है। वो किस तरीके से अचीवमेंट इस बार रहा है? उसका अचीवमेंट भी काफ़ी अच्छा रहा है। इनफैक्ट झारखंड अग्रणी राज्यों में से एक है। पहले चरण में 1500 पैक्स को चयन किया गया था, उसमें करीब 1484 ऑलरेडी इसमें कंप्यूटर हो चुके हैं, हार्डवेयर सब में जा चुका है, सिस्टम ऑडिट चल रहा है और ई पैक्स करीब 1384 शायद ई पैक्स हमने डिक्लेयर कर दिए, यानी कि उनका पूरा काम उस सॉफ्टवेयर में हो रहा है। तो इससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है। एक दूसरी चीज़ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी लगातार नाबार्ड की ओर से बेहतरीन मदद दिया जाता है। कुछ अच्छे केस स्टडी है जिसको कि राष्ट्र स्तर पर भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। हम चाहते हैं कि कुछ हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें कि नाबार्ड ने उस तरह का जो काम किया है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए किसानों का और महिलाओं का एक उन्नयन हो रहा है। देखिए, आप तो सबको पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये नाबार्ड ने ही दिया था। ये हमने ही 1992 में जब पहले एक एक्शन रिसर्च के रूप में शुरू किया और 1996 में इसको रिजर्व बैंक के आशीर्वाद से ये मेन स्ट्रीम हो गया और तब से बैंक और स्वयंसेवी संस्थाएं सभी मिलके इसको बढ़ावा दे रही हैं। और अब तो सरकार ने भी इसको मान लिया है और हर राज्य में आपका SRLM स्थापित है। तो अब प्रमोशन में तो हम नहीं हैं, क्योंकि ये जिम्मा पूरी तरह से स्टेट SRLMs कर रहे हैं। तो यहाँ भी JSLPS के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं और आगे करना भी चाहते हैं। तो उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, हम उसको बेस बना के हम चाहते हैं कि कन्वर्जेंस पे हम कुछ काम करें। तो कुछ तो पलाश मार्ट की बात हो रही है और अभी एक जो इस साल जो कि एक बहुत बड़ी योजना हमने स्वीकृत की है, वो खूंटी जिले में लैक प्रमोशन के लिए किया है। वहाँ पे एक वनधन विकास केंद्र है जो कि भारत सरकार की ट्राइफेड की योजना है। तो वहाँ पे हम एक CFC हमने सैंक्शन किया है, जहाँ पे वो लैक प्रोसेसिंग की, ताकि वो प्रोडक्ट जो कि गांव की जो महिलाएं हैं जो जंगल से जो करती हैं, तो बिल्कुल रॉ लैक को बेचती हैं, जो कि 400 से 600 रुपये पर केजी आता है। लेकिन जब आप उसको शेलैक बनाते हैं, बटन लैक बनाते हैं, तो उससे उसका वैल्यूएशन होने से करीब उसका प्राइस 2000 पर केजी तक जाता है। तो हम चाहते हैं कि यह लाभ किसानों को मिले, जो महिलाएं हैं जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट है, उनको मिले। तो ये जो VDVK है और इसमें JSLPS का भी योगदान रहेगा ट्रेनिंग और दूसरे माध्यम से, ताकि हम इनको आगे बढ़ा सकें। एक चीज़ और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी फोकस है कि ग्रामीण इलाकों में और खासकर जो ट्राइबल्स इलाके हैं वहाँ पर भी जो बनोपज है उनको एक तरीके से मेन स्ट्रीम में लाया जाए और जो ट्राइबल्स लोग हैं जो उन पर एक तरीके से डिपेंड भी रहते हैं उनको उनका हक मिले। तो वैसे में नाबार्ड कोई पहल कर रहा है, जैसे आपने बोला कि लेक लाह के लिए आप लोग प्रमोशनल ये काम कर रहे हैं, तो क्या जैसे उनके इमली है या महुआ है, इस तरह के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी नाबार्ड कुछ इस तरह की पहल करेगा? देखिए, झारखंड काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ करीब 20 स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट हैं और नीति आयोग ने उनमें से 19 को आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट कहा है। तो वहाँ पे तो नेचुरली फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की आपने बात की, तो हम इस पर हम भी कोशिश कर रहे हैं। एक हमारी ट्राइब्स प्रोजेक्ट चलती है TDF फंड के अंडर में, जहाँ हम ट्राइबल फैमिलीज़ को और बहुत ज़्यादा वल्नरेबल जो हैं उनको हम हर तरीके से मदद देते हैं 1 एकड़ की ज़मीन में, ताकि उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हो, उनका अपना भी खाद्य सिक्योरिटी हो और जो भी आम एवोकाडो जो भी वो वहाँ पे उपज करते हैं उसको वो बेच सके। तो वो एक हमारी पहल है। तो उस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ और मैम, आखिरी सवाल आपसे ये कि आपने चूँकि आपका एक्सपोजर पूरे देश भर में रहा है, आप कई राज्यों में आपने काम किया है और उसके बाद जब झारखंड में आई हैं, तो क्या किस तरीके से लगता है कि झारखंड में जो काम हो रहे हैं वो
किस दिशा में दिखता है और आपको यहाँ की महिलाओं में कितना पावर दिखता है कि वो एक सशक्त झारखंड भी बना सकती है नाबार्ड की मदद से? देखिए, पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और काम भी बहुत बढ़िया हो रहा है और महिलाएं यहाँ उतनी ही सशक्त है बाकी जैसे दूसरे उन्नत राज्यों में हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं बहुत महिलाओं से मिलती हूँ। कल ही मैं गिरिडीह गई थी, वहाँ पे हमारी एक LEDP प्रोजेक्ट चल रही है। LEDP इज़ लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। करीब हम 1.5-2 साल तक ग्रुप ऑफ महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं, एक्सपोजर विजिट, फिर डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट इस्टेब्लिश करते हैं, मशीनरी देते हैं। तो कल जो प्रोग्राम में मैं गई थी वो कारपेट वीविंग पे है और अगर आप खुद ट्राई करें तो देखेंगे बहुत मेहनत है। कल मैंने कोशिश की और जो उसका जो पूरा प्रोसेस है, धागे को डाई करने से लेके कारपेट बुनना और फिनिशिंग, बहुत मेहनत है। मुझे लगता है पुरुष भी नहीं कर पाएंगे बहुत। तो लेकिन वो बहुत उत्साहित थी और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। तो कल वैलिडिक्शन था, 3 बैच में हमने 30-30 महिलाओं को, तो अब 90 महिलाएं उसमें सीख चुकी हैं और भदोई से हमने ट्रेनर को बुलाया और उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो कुछ दिन बाद हो सकता है आपका गिरिडीह भी भदोई जैसा फेमस हो जाएगा। तो लगातार नाबार्ड की ये पहल है कि जो झारखंड का ग्रामीण इलाका है, वो जो विकसित भारत का सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक, उसमें विकसित झारखंड भी दिखे और विकसित गांव भी दिखे। तो उसमें लगातार नाबार्ड अपनी पहल कर रहा है, जिसके जरिए महिला सशक्तिकरण की राह भी तैयार हो रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कई देशों के प्रख्यात शिक्षाविद भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। देखिए ये रिपोर्ट। रामगढ़ स्थित राधा गोविंद यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संवाद का केंद्र बनी। 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा और NEP 2020 के अंतर्गत नई शिक्षण पद्धतियों पर गहन मंथन करना है। कार्यक्रम में रूस, केन्या, गैबोन, USA, मेक्सिको और नेपाल के शिक्षाविदों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने विचार साझा किए। सम्मेलन के मुख्य वक्ताओं में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा शामिल हुए। उन्होंने भारतीय मूल्यों की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी अपनी जड़ों और ज्ञान परंपरा से ही सशक्त होती है। भारत ने विद्या को जीविका का साधन मात्र नहीं माना, वह जीवन को एक परिष्कार की दृष्टि से लेता है, लोक मंगल के भाव की दृष्टि से लेता है और अपने विकास के प्रकाश में दुनिया का कल्याण हो, इस भाव के साथ हमारी विद्या की संरचना होती है। उसी को भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जोड़ा गया है। वहीं मध्य प्रदेश के महाकौशल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आसिम मिश्रा ने नई शिक्षा नीति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे 2020 की शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान को आधुनिक जरूरतों के अनुसार ढालने का प्रयास कर रही है। सभी जानते हैं कि देखिए, हर बच्चे को हम सरकारी जॉब नहीं दे सकते, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में यही किया है कि बच्चों को स्किल सिखाना, और इसके लिए उनका एक नारा है कि स्किल, अप स्किलिंग और री स्किलिंग। बनारस से आए शिक्षाविद विपिन कुमार पाठक ने सम्मेलन के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह मंच भारतीय ज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में मददगार साबित होगा। भारतीय शिक्षा नीति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 2 दिवसीय प्रोग्राम रखा गया है, और जिसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लगभग 6 या 7 देश से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जूम के माध्यम से जुड़े भी थे, और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है और हो भी रहा है। इस सम्मेलन में गैबोन से प्रोफेसर कृष्णा, रूस से फोमिन सर्जे और USA से डॉक्टर अन्नपूर्णा देवी पांडे जैसे दिग्गजों ने भी वर्चुअली शिरकत की।
अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का यह जमावड़ा रामगढ़ जैसे जिले में शिक्षा के प्रति नई चेतना का संचार कर रहा है। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आप लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। दुमका के जरमुंडी प्रखंड व अंचल कार्यालय के निरीक्षण में अभिलेख संधारण योजनाओं की प्रगति और जन सुविधाओं की समीक्षा की गई। पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने, खराब चापानलों की मरम्मत और पीडीएस, शौचालय व आंगनबाड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। देवघर में सामान्य विधि व उच्च न्यायालय से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। लंबित मामलों की स्थिति का आकलन कर उनके त्वरित निष्पादन के लिए रणनीति बनाने और प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर जोर दिया गया। हजारीबाग एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को महिला हिंसा और SC/ST मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। साइबर मामलों के लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन व आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और आम जनता की समस्याओं के समाधान पर उन्होंने जोर दिया। बोकारो में गरगा नदी तट पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें डीसी अजय नाथ झा, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व संगठनों ने श्रम दान कर हिस्सा लिया। सभी ने स्वच्छता का संदेश देते हुए लोगों से नदी व आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने की अपील की। बोकारो में डीसी अजय नाथ झा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। सिवंडी BSCT स्टेशन व जोधाडीह ITI मोड़ फ्लाईओवर निर्माण की तैयारी, स्कूल बस सुरक्षा, हेलमेट, सीट बेल्ट पालन और अवैध पार्किंग पर सख्ती के निर्देश दिए गए। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने विष्णुगढ़ अनुमंडल के सभी थानों का औचक निरीक्षण किया। थाना प्रभारी व OP प्रभारी को विधि व्यवस्था सुदृढ़ रखने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आम जनता से बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जनता मिलन दिवस पर दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी गईं। शिकायतों के निवारण हेतु संबंधित जिला व क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया
के नियमानुसार त्वरित कार्रवाई कर मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। फूलों से दरबार सजा है और धाम श्रद्धालुओं के जयकारे से गुंजायमान है। गौरतलब है कि कल केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे और इससे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी खोले जा चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी मंदिर परिसर से लेकर आसपास के प्राचीन मठ मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भव्य तस्वीरें जिससे फूलों से इस समय दरबार सजा हुआ है। जय बद्री विशाल के जयकारे लगाए जा रहे हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूर्ण के महापर्व गंगा सप्तमी पर आज नदियों और सरोवरों में आस्था का सैलाब दिख रहा है और श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। देवी गंगा के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस पावन दिन पर गंगा स्नान और दान पुण्य का खास महत्व है। गंगा सप्तमी का पर्व माँ गंगा के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन देवी गंगा का जन्म हुआ था, जिन्हें बाद में गंगा दशहरा पर पृथ्वी पर अवतरण मिला। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी संतुलन खो सकती थी। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर प्रवाह को नियंत्रित किया। गंगा सप्तमी के दिन स्नान, पूजा और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और पितरों को तृप्ति मिलती है। श्रद्धालु ओम गंगे नमः, ओम नमो भगवती गंगे जैसे मंत्रों का जाप कर मां गंगा की आराधना करते हैं। देश ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी गंगा आरती और पूजन में श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं। इस वर्ष शुक्ल सप्तमी तिथि रात 8:49 तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार पूरे दिन सप्तमी को ही माना जाएगा। इस दिन गुरु पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो पूजा और दान पुण्य को और अधिक फलदायी बनाता है। अगर गंगा तट तक पहुंचना संभव ना हो तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान और विधि विधान से पूजन करने से भी समान पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, शुद्धता और मोक्ष की कामना का प्रतीक है, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक संतुलन का संदेश देता है। गंगा सप्तमी का ये पावन पर्व हमें न केवल धार्मिक आस्था से जोड़ता है, बल्कि प्रकृति और नदियों के संरक्षण का भी संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मौसम। राज्य में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। पलामू, बोकारो, सरायकेला, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और पाकुड़ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और दुमका में आज हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। आज मौसम शुष्क बना रहेगा। 24 से 28 अप्रैल तक कई जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। राज्य में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विज्ञान के अनुसार राज्य के कई जिलों में जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, बोकारो जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। वहीं राज्य का सबसे अधिक तापमान वाला जिला चाईबासा रहा, जहां पिछले 48 घंटों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के बोकारो, जामताड़ा, धनबाद, दुमका में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। अगले कुछ दिनों में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्यपाल ने नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। लोक भवन ने फिर लौटाई सूचना आयुक्त नियुक्ति की फाइल। रांची में आगामी एसआईआर के मद्देनजर झामुमो का प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री ने कहा, एक भी वोटर छूटे नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मनरेगा में कथित लूट पर राज्य सरकार को घेरा। डीजीपी ने की एक के बाद एक बैठक। अफीम की खेती पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने का निर्देश। प्रतियोगी परीक्षाओं के पारदर्शी और कदाचार मुक्त बनाने पर बल। और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। फूलों से सजा दरबार। गंगा सप्तमी पर पवित्र नदियों में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी।